प्यारे बच्चों, आज हम क्रिया का टॉपिक करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने बेटा। क्रिया के बारे में आप सभी जानते होंगे। जैसे हम प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया। जैसे खेलते हैं, पढ़ते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, स्कूल का काम करते हैं, ये हमारी क्या है? क्रिया है। ये हमारी क्या है? क्रिया है। अब क्रिया क्या होती है कि किसी कार्य के करने या न होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया। कि कार्य हमारा वाह है या नहीं वाह है, उस शब्दों का जो बोध कराने वाले हैं वाक्य के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया। अब बेटा क्रिया के भेद, अब तुम्हारे जो सिलेबस उसमें क्या दे रखा है बेटा? क्रिया के दो भेद दे रखे हैं, क्रम के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर। अब क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है? दो, सकर्मक और अकर्मक। अब सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक अकर्म, जिसमें कर्म रहित, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के अंदर कर्म की आवश्यकता नहीं, यानी कि जिस वाक्य के अंदर कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। कि कर्म की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। जैसे वह खेलता है, वह सोता है, वह पढ़ता है, तो क्या इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है? केवल इसमें कर्ता और क्रिया दोनों की ही आवश्यकता, जिसमें वाक्य की पूर्णता दिखाई देती है। फिर हमारी है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के अंदर जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बेटा? कर्म की आवश्यकता होगी। यहाँ पर कर्म के बिना वाक्य का है अधूरापन। कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों की इसमें आवश्यकता है। जैसे सोमन फुटबॉल से खेलता है। अब सोमन फुटबॉल से खेलता है, सोमन किससे खेलता है? फुटबॉल से। तो हमारा इस वाक्य का अर्थ निकल रहा है ना, ये क्या? सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं बेटा, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक। एक कर्मक क्या होती है? जिसमें एक कर्म होता है। क्या होता है बेटा? जिसमें एक कर्म होता है उसको एक कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे धोबी वस्त्र धोता है, दर्जी कपड़े सिलता है। इसमें केवल एक कर्म है, कपड़े सिलने का काम, धोबी का वस्त्र धोने का काम है। इसमें केवल क्या है? एक कर्म है, उसको हम क्या कहेंगे? एक कर्मक। अब द्विकर्मक, दो कर्म होते हैं उनके अंदर। जिस वाक्य के अंदर दो कर्म होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? द्विकर्मक। यानी कि दो कर्मों की आवश्यकता है। जो हमारी द्विकर्मक क्रिया, उसमें दो कर्मों की आवश्यकता, उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब माँ ने किसको पिलाया? बच्चे को। क्या पिलाया? दूध पिलाया। बच्चे और दूध क्या? दो कर्म हो गई। माँ ने दो कार्य किए हैं, बच्चे और दूध। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। अब हमारे प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। अब प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया की सामान्य रूप से हम जो कार्य कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे वह पढ़ता है, वह खेला, उसने गाया, उसने खाना, उसने खाया। तो ये क्या? सामान्य क्रिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? सामान्य की जो सामान्य कार्य कर रहे हैं। फिर संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया होती है मुख्य क्रिया के साथ मिलकर सहायक क्रिया जो कार्य करती है उसको मिलकर एक कार्य किया जाता है। एक मुख्य क्रिया होती है, दूसरी क्या होती है? सहायक क्रिया। उन दोनों को मिलकर जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे माता खाना बना रही है, बना रही है। अब बना रही है, बनाना, रही क्रिया, बना रही है। ठीक है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, उड़ा भी हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो मुख्य क्रिया हो गई, दूसरी क्या? सहायक। तो दोनों मिलकर एक उसको क्रिया को पूर्णता प्रदान करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। फिर हमारी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती है बेटा? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रियाएं। जैसे फिल्म से फिल्माना, हाथ से हथियाना, फटकार से फटकारना। तो यानी कि जो संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं, विशेषण शब्द भी हो सकते हैं, सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं, उनसे जब क्रिया बनती है उसको हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया। अब हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए।
कि वाक्य के अंदर करता है, वो स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से कार्य करवाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणा देना। कि स्वयं कार्य नहीं किया जाता, दूसरों से करवाया जाता, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिख से लिखवाना, पढ़ से पढ़वाना, धुल से धुलवाना, कि स्वयं नहीं करता, किसी दूसरे से कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व यानी कि पहले, जब मुख्य क्रिया से पहले कार्य किया जा चुका हो, कि जो मुख्य क्रिया थी उससे पहले भी एक क्रिया द्वारा कार्य किया जा चुका हो, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब सो गया से पहले क्या बेटा? खाना खाकर, खाकर एक उसने क्रिया से वाक्य की पूर्णता कर ली है कि खाना खाकर क्या किया? सो गया। तो खाकर क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। सो गया क्या होगी? मुख्य क्रिया हो गई। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया कार्य करती है उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अब बेटा इसके अंदर धातु, कि धातु किसे कहते हैं? मूल रूप किसके? मूल रूप क्रिया के, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है बेटा? जैसे पट, पट क्या धातु है? लिख, लिख क्या है? धातु है। बख्श, खाद, पीबे, ये सब क्या है? धातु हैं। तो मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु। धन्यवाद।